हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। ओके, आज हमारा लेक्चर सीरीज यूट्यूब लाइव का थर्ड सेशन है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचआरएम में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और इंडक्शन। ओके, तो देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं। दिशा यादव, हेलो सर। हेलो दिशा यादव, गुड आफ्टरनून दिशा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। ओके, आज हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है। सर्च करते हैं यहाँ पे, सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं, प्रोस्पेक्ट एस्पिरेंट्स को ढूंढते हैं जो जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन में ले सके और उनको स्टिमुलेट करें कि वो पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ओके, इट इज़ अ पोजीशन एंड ए कंटिन्यूस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। क्यों? बिकॉज रिक्रूटमेंट हम कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कभी भी एंड नहीं होता है। हमेशा कभी ना कभी जॉब वैकेंसी निकलता है, कोई ना कोई रिटायर्ड होगा, वो रिटायर्ड वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए हमेशा रिक्रूटमेंट होता है। इसीलिए रिक्रूटमेंट हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सबको बुलाते हैं, एप्लीकेंट्स लेते हैं और एप्लीकेशंस फुलफिल करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट। पहला है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं, उनको एप्लीकेशंस भराते हैं और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है बिकॉज हमेशा कोई जॉब वैकेंसी निकलते रहता है और इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। मतलब यहाँ पे कोई किसी को भी हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, सबको बुलाते हैं और सबसे जॉब एप्लीकेशंस फुलफिल करते हैं। ओके, देखते हैं आप कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रतीक भोसले, हेलो प्रतीक। हर्षद मेहता, हेलो हर्षद, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अट्रैक्ट द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब्स। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में हम हमेशा अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को कि वो आए और अप्लाई करें। मेन है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब्स। ओके, टू सर्च फॉर फ्रेश टैलेंट्स। रिक्रूटमेंट में हमेशा हम फ्रेश टैलेंट्स ही ढूंढते हैं जो कि आए और अप्लाई करें। टू डिज़ाइन एंट्री प्रोसेस। यहाँ पे एंट्री प्रोसेस है क्योंकि रिक्रूटमेंट से ही एक प्रोसीजर, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है और थ्रू विच एम्प्लॉयज कैन एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट से ही एक एम्प्लॉयज एंटर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंटर। तो हमने क्या पढ़ा रिक्रूटमेंट में? रिक्रूटमेंट में हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे हम अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई करें वैकेंट जॉब्स के लिए और यहाँ पे हम हमेशा फ्रेश टैलेंट्स को सर्च करते रहते हैं। टू सर्च फॉर द फ्रेश टैलेंट्स ऑब्जेक्टिव है। और हम यहाँ पे एक डिज़ाइन एंट्री प्रोसेस
डिजाइन करते हैं थ्रू विच एम्प्लॉयज कैन एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है? दो तरफ का होता है सोर्सेस, एक इंटरनल होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ढूंढते हैं कि कोई अच्छा मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है जिससे हम इसको हम हायर कर सकते हैं। ये सब इंटरनली होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये विद इन होता है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, आउटसाइड को देखते हैं। ये एक आउटसाइड प्रोसेस हो गया, मतलब आउटसाइड मतलब थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट, थ्रू मतलब कोई भी एजेंसी थ्रू से, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थ्रू से हम हायर करते हैं। ओके, ये हो गया सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में दो तरफ का रहता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मैंने जैसे बताया था आपको। तो इंटरनल में फर्स्ट आता है प्रमोशन में क्या है, देखिए इंटरनली एम्प्लॉयज काम करते रहते हैं, उनका इंटरनली प्रमोशन होते रहता है। तो मान लीजिए कोई वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन का कोई वैकेंसी है, CEO का वैकेंसी है। आइदर अगर हम इंटरनली उनको हायर करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंटरनली प्रोसेस में प्रमोशन के थ्रू में भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है। अगर हम एक्सटर्नली करेंगे तो उसके लिए रिक्रूट करना पड़ेगा। ट्रांसफर, इंटरनल में हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट, एक एम्प्लॉय ए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और एक बी में है। फॉर एग्जाम्पल, बी में कोई पोस्ट का वैकेंसी निकला, तो हम क्या कर सकते हैं, ए से उसको लेके बी में डाल सकते हैं, तो ट्रांसफर उसको कर सकते हैं। फिर आता है एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। ओके, नेक्स्ट आता है क्या हमारा, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। मतलब कोई एम्प्लॉय है, उसका 60 ईयर्स में वो रिटायर्ड होता है, उसका रिटायरमेंट टाइम आ गया है, रिटायर होने का टाइम है। बट हम क्या कर रहे हैं, हमको कोई वैकेंसी उसके वैकेंसी के लिए कोई फुलफिल प्रोस्पेक्टिव्स नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो रिटायर्ड होने वाला है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका सर्विस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 60 में वो रिटायर्ड हो रहा था, अभी हम उसका 5 साल या फिर 10 साल उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। हम इंटरनल एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं फॉर इनके, मतलब कोई किसी को बोल रहे हैं कि आपका कोई जान पहचान है, तो आप इंटरनली एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे कि आप किसी को रेफ़र करना चाहते हो तो आप रेफ़र कर सकते हैं, तो वो इंटरनली एडवर्टाइजमेंट हो गया। कोई भी वैकेंसी आता है तो उनका हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉब पोर्टल रहता है, तो वो जॉब पोर्टल में हम इंटरनल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि ये पोस्ट इंटरनली निकला है, तो इंटरनल एडवर्टाइजमेंट थ्रू हो सकता है। लैंड सर्विस मतलब यहाँ हम रेंट में ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंसी है जहाँ एजेंसी रहते हैं जो कि अगर हमें कोई नीड हो तो वो हमको रेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। ओके, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यह हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है लैंड सर्विस। और नेक्स्ट हम अगर आते हैं इंफॉर्मेशन सर्च में, इनफॉर्मल सर्च। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इनफॉर्मल सर्च मतलब यहाँ कोई भी, मान लीजिए आपका हेड कोई है, तो वो
हेड है कोई भी है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इनफॉर्मली सर्च करते रहेगा, मतलब देखते रहेगा कि कोई कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन वो वैकेंट के लिए, वो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, वो जॉब पोस्ट के लिए अच्छा सूटेबल कैंडिडेट होगा। तो ये हो गया इनफॉर्मल सर्च में। और ये सब हो गए इंटरनल में। इंटरनल में क्या क्या आ जाते हैं? प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, लैंड सर्विस, या फिर इनफॉर्मल सर्च। और एक बात, हाँ, HRM से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग मिल जाते हैं HRM से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सटर्नल क्या क्या है। एक्सटर्नल, ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से। क्या क्या हम एडवांटेजेस है? लेस कॉस्ट है, क्योंकि हम इंटरनली हायर कर रहे हैं तो हमें हमेशा लेस कॉस्ट लगेगा। एम्प्लॉयज़ आर अवेयर, यहाँ पे अवेयर अबाउट द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनली कोई भी एक एम्प्लॉयज़ हायर होगा, उसको ऑब्वियसली पता चलेगा कि हमारा एम्प्लॉयज़ में क्या क्या, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या क्या है। अगर हम बाहर से हायर करते हैं तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट होने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो वो जो इंटरनली एम्प्लॉय जो हायर होगा, जो इंटरनली एम्प्लॉय होगा, उसको कल्चर में आराम से अडॉप्ट करने में सुटेबल होगा। लेस ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व, क्योंकि वो इंटरनली वो काम कर रहा है तो हमें लेस ट्रेनिंग, यहाँ पे ज़्यादा उसको ट्रेन करना नहीं पड़ेगा। एनकरेजिंग एंड, यहाँ पे एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर द प्रमोशन, यहाँ पे हम उसको जानते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो जानता है, तो उसको हम उसके बारे में भी जानते हैं वो इंटरनल एम्प्लॉयज़ कैसा होगा, तो हम उसको एनकरेज करेंगे और मोटिवेट भी कर सकते हैं। ओके, सत्यजीत पूछ रहे हैं सर पेपर में क्वेश्चंस हार्ड आएंगे क्या? नहीं सत्यजीत, ऐसा नहीं होता है, मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस कैसे। इस बार जैसे बोलेंगे तो इस बार मॉडरेट लेवल का आया था, तो वो वेरीज करते रहता है क्वेश्चंस कैसे आएगा, बट आप प्रिपरेशन अपना अच्छा से करते रहिए। उसके बाद आता है डीमेरिट्स। क्या है इंटरनल सोर्सेस का? एक्सपेंसिव है, ओके, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, अनसर्टेनिटी रहता है, मतलब अनसर्टेनिटी डीमोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एज द फील दैट देयर सर्विस आर नॉट रिकॉग्नेबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मान लीजिए 5 जन हैं, 5 जन से हम इंटरनली एम्प्लॉयज, 5 जन इंटरनल एम्प्लॉयज, 5 जन से हम 1 जन को हायर कर रहे हैं, बाकी 4 जन जो रह जाएंगे, रिमेनिंग जो रह जाएंगे, वो क्या होंगे? वो जेलस फील करेंगे कि हमारा क्रेडिट, हमको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गया डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस। नेक्स्ट अगर देखते हैं, हाँ, जैसे कि इंटरनल सोर्सेस देखें हम, ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस भी है। तो एक्सटर्नल सोर्सेस हम कैसे मिलेगा हमको? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थ्रू से। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब क्या हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप किया था 1959 में, उसी के थ्रू में भी हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट थ्रू, मतलब पेपर में हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बहुत रहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों, जहाँ पे एस्पिरेंट्स जो एम्प्लॉय जॉब सीकर्स रहते हैं, वो अपना जाके अपना नाम वहाँ पे दर्ज करते हैं, तो वो वहाँ पे रहते हैं, तो हम वहाँ से भी उनको हायर कर सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस रहते हैं कुछ, प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस के कुछ रहते हैं, तो वहाँ से प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी हम हायर कर सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट तो आप सबको पता होता है कैंपस रिक्रूटमेंट कैसे होता है। कुछ डेपुटेशन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IAS में होता है, IAS लोगों को डेपुटेशन किया जाता है। वर्ड ऑफ माउथ से भी होता है। रेडिंग से भी होता है। रेडिंग मतलब हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा एक टैलेंट सर्च करते रहते हैं। जहाँ पे उनको अच्छा प्रोस्पेक्ट्स कैंडिडेट मिलता है तो वो क्या करते हैं, उनको अच्छा पैसा, अच्छा इंसेंटिव देकर उनको हायर कर देते हैं। उनको बोलते हैं रेडिंग एंड पोचिंग।
ओके, थैंक यू प्रतीक। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वही, ये भी एक्सटर्नल से ही है, ये भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एक पार्ट है। जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद हमने एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस स्टार्ट किया था, तो उसमें क्या हुआ, जितने भी एम्प्लॉयज़ और जॉब सीकर्स हैं उनको टुगेदर, उनको पास लाने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक इनिशिएटिव था, जो कि 1959 में हुआ था, कॉमनली कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट के थ्रू में ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया था, वाज एनॉक्टेड विच बिकम ऑपरेटिव इन 1960, और ये वाला 1960 से ये ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर particularly useful in recruiting blue collar, white color और टेक्निकल वर्कर। ब्लू कलर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है ब्लू कलर मतलब होते हैं जो कि लेबर प्रोडक्टिविटी काम करता है, लो लेबर, फॉर एग्जांपल लेबर ले सकते हैं। वाइट कलर रहते हैं, ये डेस्क वर्क करते हैं सब, ओके। और टेक्निकल वर्कर मतलब जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड रहते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो यहाँ से हम मेन पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक एम्प्लॉयज़ और जॉब सीकर को टुगेदर करता है, पास लाता है, जिससे एक एम्प्लॉयज़ लोगों को फ़ायदा होता है उनको प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर्स ढूंढने में, ओके। और यहाँ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हम मेनली ब्लू कलर, वाइट कलर और टेक्निकल वर्कर को हायर कर सकते हैं। कि जॉन मेहता, सॉरी सर मैं लेट हुआ। कोई बात नहीं है जॉन, आप इसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं बाद में लाइव सेशन एंड होने के बाद। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम वाइट कलर और ब्लू कलर में डिफरेंस क्या है। वाइट कलर वर्कर आर सूट एंड टाई वर्कर्स। इनको सूट एंड टाई वर्कर बोलते हैं, मतलब ये डेस्क रिलेटेड सब वर्क करते हैं, इनका काम फील्ड वर्क नहीं रहता है, ये सब सूट एंड टाई रहता है, मतलब जाते हैं ऑफिस में बैठते हैं और काम करते हैं। हु वर्क एट डेस्क एंड स्टीरियोटाइपिकली एस्क्यू फिजिकल लेबर, मतलब इनका हर जॉब डेस्क रिलेटेड रहता है और इनका कोई फिजिकल लेबर काम नहीं रहता है, ओके। दे टेंड टू मेक मोर मनी देन ब्लू कलर वर्कर। मतलब डेस्क, अगर आप एग्जांपल देखेंगे, एक डॉक्टर का सैलरी, लेबर से ज़्यादा ही होता है। तो डॉक्टर को हम बोल सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर, इनको वाइट कलर एम्प्लॉय बोल सकते हैं, और लेबर को यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्लू कलर। और ब्लू कलर वर्कर हम एक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो ये लोअर लेवल में ही पाए जाते हैं, ओके। फिर आता है ब्लू कलर वर्कर स्टेरियोटिपिकली रेफर्स टू वर्कर्स हु एंगेज इन हार्ड मैनुअल लेबर। मतलब इनका काम सब लेबर रिलेटेड काम होता है, मैनुअल वर्क सब करते हैं यहाँ पे, ये सब मैनुअल वर्कर। टिपिकली एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मेंटेनेंस। हम ब्लू कलर एम्प्लॉयज़ कहाँ पाएंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड में सब ब्लू कलर रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो जितने भी रहते हैं एम्प्लॉयज़ वो ब्लू कलर रहते हैं, कंस्ट्रक्शन माइनिंग में जो काम करते हैं वो उनको ब्लू कलर बोलेंगे, और या फिर मेंटेनेंस में। If the reference to blue color job does not point to these types of work, it might imply another physical exhausting work task। मतलब यहाँ पे ब्लू कलर में सब फिजिकली एग्जॉस्टिंग टास्क ही रहता है, यहाँ पे जितना भी काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी डेस्क रिलेटेड जॉब नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी डेस्क रिलेटेड जॉब नहीं होता है, सबको फील्ड में जाना पड़ता है और मैन्युअली वर्क सब करना पड़ता है।
ओके जॉन, क्लियर सर, नो डाउट। ठीक है जॉन, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है एक लाइक कीजिए। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर वर्कर इज परसीव टू मेक लेस देन द वाइट कलर वर्कर। मैंने जैसे बताया था एक डॉक्टर का सैलरी हमेशा ज़्यादा रहता है एक लेबरर से, तो वही इनका ब्लू कलर, इन लोग लेस देन मतलब लेस देन दी वाइट कलर वर्कर। द वाइट कलर वर्कर्स माइट वर्क बिहाइंड ए डेस्क इन द सर्विस इंडस्ट्री। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा जितने भी आईटी से एम्प्लॉयज है, तो हम उनको बोल सकते हैं वाइट कलर वर्कर्स एम्प्लॉयज। while the blue color workers gets his hands dirty manual labor। मतलब यहाँ पे उनको हाथ को गंदा करना ही पड़ता है जितना भी मैनुअल लेबर्स काम करेंगे। और वर्किंग इन अ डिवीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम रहते हैं वहाँ पे ब्लू कलर एम्प्लॉयज को आप पाएंगे। थैंक यू प्रतीक्षा। तो नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ओके, प्रोफेशनल एसोसिएशन से हम कैसे प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर्स फाइंड करते हैं। वेरी ऑफन रिक्रूटमेंट ऑफ सर्टन प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल पोजीशन इज मेड थ्रू प्रोफेशनल एसोसिएशंस। कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस रहते हैं ओके, जहाँ से हमको प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर्स मिलते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इनका एक एसोसिएशन रहता है जहाँ से हम कॉन्टैक्ट करके प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर्स मिल सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी हमको मिलता है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से हमको भी मिलता है। तो इन लोग प्रोवाइड प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर मेंबर्स। अपने मेंबर्स के लिए इन लोग प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर दिस द प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रिपेयर आइदर द लिस्ट ऑफ जॉब्स सीकर और पब्लिश स्पॉन्सर जर्नल्स और मैगजीन कॉन्टेनिंग एडवर्टाइजिंग फॉर देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, जर्नल्स में पब्लिश करते हैं या फिर मैगजीन्स होता है, जर्नल्स होता है। जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस से हम यहाँ से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस में एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड है, क्योंकि जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं सब पेपर थ्रू से ही करते हैं, जितने भी जॉब्स के लिए या फिर वेबसाइट्स या फिर कहीं से भी, फॉर जनरेटिंग मैनी एप्लीकेंट्स। दिस इज बिकॉज इट रीच इज वेरी हाई। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू में हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर जॉब्स लाइक क्लरिकल, टेक्निकल एंड मैनेजरियल। ओके, ये मेथड्स रिक्रूटमेंट से हम जॉब्स की जो क्लरिकल टाइप जॉब्स रहते हैं, टेक्निकल टाइप जॉब्स रहते हैं या फिर मैनेजरियल टाइप जॉब रहते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से पब्लिश कर सकते हैं। ओके, डेपुटेशन, ये एक अनदर सोर्स ऑफ, इसको हम और एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो कि डेपुटेशन है, जिसका मतलब है सेंडिंग एन एम्प्लॉयज टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 2 और 3 ईयर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेपुटेशन में कोई भी एक एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में डेप्यूट कर देते हैं, मतलब उसको ट्रांसफर करते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये हमेशा याद रखो, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ये हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके, दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज इन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था एक आईएएस का हमेशा एक उसका डेपुटेशन होता रहता है। मतलब आज वो मतलब कोई फाइनेंस सेक्टर में है तो उसको टैक्स सेक्टर में उसको रिक्रूट मतलब उसको डेप्यूट कर देते हैं। तो मेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन का यूज ज़्यादा होता है। दिस मेथड प्रोवाइड रेडी एक्सपर्टाइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू इनकर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे उसके लिए ज़्यादा इंडक्शन और ट्रेनिंग में ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं होता है डेपुटेशन में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट तो आप सबको याद हो, मतलब पता ही होगा कि कैंपस रिक्रूटमेंट कैसे होता है।
This is the another source of recruitment, external source of recruitment. This is gaining popularity in India. ये one of the most popular recruitment है, external recruitment है, process है in India. The advantage, इसका क्या क्या advantage है? Most of the eligible candidates are available at one place. जैसे कि कैंपस रिक्रूटमेंट एक कॉलेज के थ्रू हो रहा है, जितने भी कॉलेजेस स्टूडेंट्स रहेंगे वो एक ही प्लेस में रहेंगे ऑब्वियसली. द इंटरव्यूज आर अरेंज इन अ शॉर्ट नोटिस. इंटरव्यूज आराम से एक मेल डालते हैं, आराम से इंटरव्यूज प्रोसेस को अरेंज कर सकते हैं हम आराम से. द टीचिंग फैकल्टी कैन ऑल्सो बी कंसल्टेड. कॉलेज में हो रहा है ऑब्वियसली टीचिंग फैकल्टी भी कोई रहेगा प्लेसमेंट इंचार्ज, तो उसको भी हम आराम से कंसल्टेट कर सकते हैं. ईजी प्रोसेस होता है. gives opportunity to sell the organization to a large students body who would be graduating subsequently. ओके, हम यहाँ पे बेसिकली कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होते हैं, जो मतलब कम टाइम में ग्रेजुएट होता है उसी को ही हायर करते हैं, तो उससे हम अपॉर्चुनिटी मिलता है टू सेल द ऑर्गेनाइजेशन टू लार्ज स्टूडेंट्स बॉडी. आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है वर्ड ऑफ माउथ. इसमें क्या होता है, द वर्ड इज पास्ड अराउंड अबाउट द पॉसिबल वैकेंसीज और ओपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वर्ड ऑफ माउथ मतलब मैं जैसे हूँ, कुछ रिक्रूटमेंट आया है तो मैं अपने फ्रेंड्स को रेफर कर बोल सकता हूँ कि देखो वहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वहाँ पे कुछ पोस्ट निकला है तो आप उसको जाके फिल कर सकते हैं. तो ये हो गया वर्ड ऑफ माउथ. ओके, रीडिंग और पोचिंग. रीडिंग और पोचिंग क्या हो गया, रीडिंग और पोचिंग इज अनदर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर द राइवल फर्म्स ऑफर बेटर टर्म्स एंड कंडीशन. मैंने आपको पहले जैसे बताया था, रीडिंग और पोचिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ए है और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है, तो ये क्या करेगा, बी ऑर्गेनाइजेशन ए के ऊपर नज़र रखेगा कि यहाँ पे बेस्ट एम्प्लॉयज़ कौन है. वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को ये क्या करेगा, नज़र रखेगा और उसको अच्छा इंसेंटिव्स दे के उसको हायर कर लेगा. मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो 7 आवर वर्क कर रहा है, 7 आवर वर्क कर रहा है और 7 डेज काम कर रहा है. ओके, यहाँ पे 7 आवर 7 डेज से वर्क कर, ये क्या करेगा, उसको अच्छा इंसेंटिव्स, मतलब ये बोल देगा कि आपको वहाँ पे 7 आवर मिल रहा है, हम आपको यहाँ पे 6 आवर काम कराएंगे और आपको 6 डेज आपको काम करना पड़ेगा, 6 आवर 6 डे वर्क. तो ये क्या होगा, अच्छा इंसेंटिव्स, अच्छा पैसा, अच्छा ये देख के अट्रैक्ट करेगा क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे टू जॉइन देम. दिस रीडिंग इज ए कॉमन फीचर इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन. ये कॉमन फीचर से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कॉमन होता है ये सब चीज़, रीडिंग और पोचिंग. तो नेक्स्ट आता है सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट हमने पढ़ लिया. ओके, अब नेक्स्ट है सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट हमने क्या पढ़ा था, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है. रिक्रूटमेंट में हम जितने भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को आते हैं उनको हम एप्लीकेशंस भरवाते हैं वहाँ पे, बट किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं. बट रिक्रूटमेंट के बाद ही नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमॉन्ग द कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्दर पोजिशन. वहाँ पे हम एप्लीकेंट्स को बुलाते हैं, प्रोस्पेक्ट जॉब सीकर्स को बुलाते हैं, बट यहाँ पे हम उनको उसी में से चूज करते हैं. ओके, इट इज़ द नेगेटिव प्रोसेस. ये हो गया मेन है. वो क्या था, पॉजिटिव प्रोसेस था, ये नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं. तो रिजेक्शन ही एक नेगेटिव प्रोसेस होता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ अनसूटेबल पर्सन. यहाँ पे जितने भी अनसूटेबल पर्सन रहते हैं सबको हम यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं. ओके, तो आई होप आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में समझ आया होगा डिफरेंस क्या है. और एक बार मैं बता देता हूँ, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है. रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जितने भी जॉब सीकर्स रहते हैं, एप्लीकेंट्स लोग उनको बुलाते हैं, उनसे एप्लीकेंट्स उनके जॉब एप्लीकेशंस फिल करते हैं. बट सिलेक्शन में क्या करते हैं, जितने भी जॉब एप्लीकेंट्स रहते हैं उनका हम यहाँ पे रिजेक्शन करते हैं, उनका यहाँ पे हम इंटरव्यू लेके उनको रिजेक्ट करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस. तो इसीलिए इसे हम नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं. और यहाँ पे जितने भी अनसूटेबल कैंडिडेट्स रहते हैं सिलेक्शन में, हम उनको रिजेक्ट करते हैं. ये उसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जिस्ट हो गया. और अगर हम रिक्रूटमेंट में देखते हैं, रिक्रूटमेंट हम 2 टाइप के करते हैं, एक इंटरनल प्रोसेस से भी करते हैं और एक एक्सटर्नल प्रोसेस से भी करते हैं.
तो नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये जितने भी प्रोसेस टाइप रहते हैं ना, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में ज़्यादा आजकल का ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन फ्रेम्स, ये प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब जैसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या क्या है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं वन बाय वन। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, फर्स्ट है क्या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी जॉब एप्लीकेंट्स आता है उनका एक कैजुअली एक इनफॉर्मल मतलब इंटरव्यू लेते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि जैसे उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि एक स्टूडेंट्स का 60% एक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन उसका क्राइटेरिया रखती है कि 60% अबव उसका एम्प्लॉयज़ का है कि नहीं, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स का है कि नहीं। अगर 60% अबव नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो गया। नॉर्मली अनसूटेबल कैंडिडेट्स को पहले ही यहाँ से रिजेक्ट कर देना चाहिए, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ टेस्ट। यहाँ पे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होता है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट में हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, उनका रिटन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ओके। इसके बाद जो यहाँ से क्लियर करेगा फिर उसका हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। नॉर्मली ये प्रोसेस तो सबको ही को पास करके आना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। फिर होता है उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक क्यों होता है, क्योंकि वो मतलब उसका देखते हैं कि वो और किसको उसको कौन रेफर किया है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या पास्ट में, तो ये सब रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में हम देखते हैं। फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन। फिर हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर सिलेक्ट कर लेते हैं फिर उसका होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये मोस्टली आर्मी टाइप में होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि वो फिजिकली चैलेंज है क्या, कि वो उसका कुछ मतलब उसका कुछ हेल्थ इश्यू है क्या, तो वो सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। फिर हम उनको जॉब ऑफर प्रोवाइड करते हैं, जॉब ऑफर देते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उनका साइन करते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। पहले हम उनको प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करते हैं, यहीं से हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट सूटेबल है कि नहीं। अगर सूटेबल नहीं है तो यहीं से हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो सूटेबल फाइंड आउट होता है देन हम उसका सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि कोई भी रिटन टेस्ट होता है। तो उसके बाद हम उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, नेक्स्ट प्रोसेस इंटरव्यू प्रोसेस चलता है। फिर उसका हम देखते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, कि उसको कौन रेफ़र किया है, तो ये सब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में होता है। फिर हम उसका सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं, फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए, यहाँ पे सिलेक्शन डिसीजन होता है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको हम देखते हैं कि वो फिजिकली सूटेबल है कि नहीं वो जॉब पोस्ट के लिए। फिर हम उसको जॉब ऑफर करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय में उसका हम साइन करते हैं। कोई भी अगर बॉन्ड होगा कि कुछ होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, जैसे सिलेक्शन टेस्ट हो गया तो हम क्या क्या सिलेक्शन टेस्ट हम ले सकते हैं। दो तरफ का टेस्ट होता है, एक एबिलिटी टेस्ट होता है और एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। एबिलिटी टेस्ट में जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ओके, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, जजमेंटल टेस्ट हो गया। जजमेंटल टेस्ट में हम उसका देखते हैं कि वो जजमेंट कितना ले सकता है, ओके। इंटेलिजेंट टेस्ट में वो इंटेलिजेंट मतलब उसका इमोशनल स्किल्स कितना है। अचीवमेंट टेस्ट में उसका पास्ट अचीवमेंट वो कितना क्विकली अचीव कर पा रहा है कि नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम उसका रिटन टेस्ट लेते हैं, उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, ओके। ये सब हो गया एबिलिटी। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का एबिलिटी चेक करते हैं, वो जॉब के लिए सुइटेबल एबिलिटी है कि नहीं उसके पास वो जॉब करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जैसे यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में इंटरेस्ट टेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट देखते हैं कि वो जॉब के लिए मतलब इंटरेस्ट है कि नहीं, ओके। फिर आ जाता है पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट, उसका पर्सनैलिटी एस्पेक्ट कैसा है वो हम यहाँ पे देखते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट तो कितना खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन एबिलिटी उसका चेक करते हैं। एटीट्यूड टेस्ट उसका मेंटल कंडीशन, एटीट्यूड टेस्ट में हम उसका मेंटल कंडीशन चेक करते हैं, ओके। तो ये हो गया सिलेक्शन टेस्ट। अगर हम सिलेक्शन टेस्ट में देखेंगे तो एक हो गया एबिलिटी टेस्ट और एक हो गया पर्सनैलिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और जजमेंट टेस्ट में
एप्टीट्यूड टेस्ट में हम उसका मतलब मैथमेटिकल एबिलिटी चेक करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में हाउ क्विकली वो अचीव कर सकता है प्रोसेस को। इंटेलिजेंट टेस्ट में हम उसका इंटेलिजेंस एबिलिटी को चेक करते हैं। जजमेंटल टेस्ट में हम उसका जजमेंट क्वालिटी चेक करते हैं, वो कितना जज कर सकता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट में उसका हम उसका इंटरेस्ट टेस्ट चेक करते हैं, वो जॉब के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं। पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट में उसका हम पर्सनैलिटी यहाँ पे चेक करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में प्रोजेक्शंस के लिए, और एटीट्यूड टेस्ट में हम उसका मेंटल एटीट्यूड चेक करते हैं। ओके, मैंने आपको और एक बार एक्सप्लेन कर दिया अच्छा से। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट चलते हैं। इंडक्शन क्या होता है, ये मेन आ गया इंडक्शन। इंडक्शन हो गया, हम इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, हम उसको एक प्रोसेस में हम हर एक एम्प्लॉयज को एक प्रोसेस से पास करना पड़ता है जो कि इंडक्शन प्रोसेस है, और उसका हम एक ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इंडक्शन क्या होता है? ओके, इंडक्शन एक प्रोसेस होता है ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय when he first join a company and giving him basic information। मतलब इंडक्शन में क्या होता है, एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसको यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बताते हैं, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो हो जाता है इंडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको लेक्चर देते हैं, लेक्चर क्लासेस होता है, हैंडबुक कुछ प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हैंडबुक, उसको मूवीज़ फिल्म दिखाते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ मूवीज़ बनाए होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होगा तो वो हम उसको दिखाते हैं, ग्रुप सेमिनार्स करते हैं, ग्रुप सेमिनार कराएंगे, ग्रुप में उनको सेमिनार कंडक्ट कराएंगे, आर यूज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू न्यू एम्प्लॉयज़। ये सब लेक्चर हैंडबुक्स और फिल्म्स डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ दिखा के हम उनको इम्पार्ट करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब, और उनको यहाँ से हैंडबुक ये सब से पता चलेगा कि एक जॉब कल्चर कैसा है, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन बारे में यहाँ पे उसको सब कुछ पता चलेगा। ये हो जाता है इंडक्शन प्रोसेस में। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम उनको एक नए एम्प्लॉय को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं, यहाँ पे हम उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन का प्रोवाइड करते हैं अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करते हैं, थ्रू लेक्चर, हैंडबुक, फिल्म्स, ग्रुप सेमिनार्स, ये सब यूज करके हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये हो गया इंडक्शन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम क्यों करते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है? टू रिड्यूस द इनिशियल, यहाँ पे रिड्यूस करते इनिशियल हेजिटेशन ऑफ ऑल न्यू एंट्रेंट्स फील व्हेन दे जॉइन ए न्यू जॉब इन ए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, ऑब्वियसली फर्स्ट डे उसका कुछ ना कुछ उसको हेजिटेट होगा, उसको थोड़ा नर्वस इश्यू रहेगा। तो हम इंडक्शन प्रोग्राम से उसको हम बताते हैं कि उसका हम कल्चर बताएंगे, अपना एनवायरनमेंट बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। टू फैमिलराइज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू फैमिलराइज द न्यू एम्प्लॉयज विद द जॉब। जो भी जॉब उसका जेडी रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका जॉब रोल जो भी रहेगा, तो उससे क्या होगा, वो फैमिलराइज हो जाएगा। ओके, द जॉब पीपल, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ फैमिलराइज हो जाएगा। वर्क प्लेस के साथ उसका वर्क स्टेशन कैसा है उसके साथ वो अडॉप्ट कर सकता है, वो वर्क एनवायरनमेंट कैसा है वर्क एनवायरनमेंट के साथ भी वो अडॉप्ट करेगा। एंड दी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी घुल मिल सकता है यहाँ पे इंडक्शन से। टू फैसिलिटेट आउटसाइडर इनसाइडर ट्रांजिटर, मतलब एक आउटसाइडर रहेगा, आउटसाइडर को कैसे इनसाइडर में ट्रांजिट करना है, ये इंडक्शन प्रोसेस से यूज होता है। इंडक्शन प्रोसेस से क्या होता है, एक आउटसाइडर को हम इनसाइडर बनाते हैं। टू रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन बाय अदर वर्कर, यहाँ पे मेन क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन।
मतलब कोई वर्क प्लेस हरासमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो वो इंडक्शन थ्रो से हम रिड्यूस कर सकते हैं। टू रिड्यूस द कल्चरल शॉक फेस्ड इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली एक कल्चरल शॉक होता है जब भी कोई एक नया कोई भी एम्प्लॉय होता है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो ऑब्वियसली उसको एक कल्चर में अडॉप्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो वो जो प्रोसेस होता है, अगर मान लीजिए एक नया एम्प्लॉयज़ गया है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ए है और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है, इसका वर्क कल्चर अलग होगा और इसका वर्क कल्चर अलग होगा ए का। मान लीजिए ए से एक एम्प्लॉयज़ बी में जा रहा है तो उसको डिफरेंट कल्चर मिलेगा, तो वही जो शॉक मिलेगा उसको बोलते हैं हम कल्चरल शॉक। आई होप आपको कल्चरल शॉक क्या है समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि इंडक्शन कितने टाइप के होते हैं। इंडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक इनफॉर्मल इंडक्शन और एक पढ़ते हैं हम फॉर्मल इंडक्शन। तो इनफॉर्मल इंडक्शन जो होता है वो अनप्लैन्ड होता है। क्या होता है? अनप्लैन्ड रहता है इंडक्शन प्रोग्राम। दिस may be simply an introduction to the new entrant about the job and organization. Such type of induction program is generally carried out by the medium or small scale units. मीडियम और स्मॉल स्केल यूनिट के जितने भी मतलब डिपार्टमेंट रहेंगे वो इनफॉर्मली आपको इंडक्शन दे देंगे। मतलब इनका कुछ ऐसे प्रोसेस नहीं रहेगा कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं रहता है। मतलब इनफॉर्मली जाओ, आपको पहला ही दिन में आपको इंडक्शन इनफॉर्मली इंडक्ट करा देते हैं। Usually, informal induction program needs to be brief, lasting for 1 hour or so. मतलब 1 आवर और 2 आवर के अंदर ही आपका इंडक्शन हो जाता है। नॉर्मली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये पाया जाता है इनफॉर्मल इंडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हम अगर चलते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉर्मल इंडक्शन। यहां पे स्ट्रक्चर्ड होगा। ओके, यहां पे स्ट्रक्चर्ड होगा, प्लान्ड होगा, एक प्रोसेस होगा। ओके, यहां पे क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, प्लान्ड वे में होगा और एक प्रोसीजर वे में चलना पड़ेगा। तो फॉर्मल इंडक्शन इज ए planned program carried out to integrate the new entrant into the organization. Okay, this is usually carried out by the large size, यहाँ पे important है ये वाला large size organization। यहाँ पे obviously वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था इनफॉर्मल में, वहाँ पे शॉर्ट और मीडियम टाइप कंडक्ट करते हैं, बट यहाँ पे लार्ज साइज कंडक्ट होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडक्शन प्रोग्राम इज केयरफुली डिजाइन टू इंट्रोड्यूस द न्यू एंट्रांट to all about his job, colleagues and organization। यहाँ पे पूरा प्लान स्ट्रक्चर वे में हम कंडक्ट करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं अबाउट हिज जॉब, अबाउट हिज कलीग्स और अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, अकॉर्डिंगली द कंटेंट ऑफ द फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम कवर्स द एस्पेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम द मिशन, यहाँ पे मिशन बताते हैं, विजन बताते हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द जॉब रिलेटेड पर्टिकुलर लाइक सैलरी, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बताते हैं, उसका वो बेनिफिट्स बताते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में रहने में क्या बेनिफिट है, उसका सर्विस कंडीशंस के बारे में बताते हैं, उसका सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटीज़ क्या है, उसका वेलफेयर स्कीम्स, मेजर्स एसेस्ट्रा यहाँ पे बताते हैं फॉर्मल इंडक्शन में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मल इंडक्शंस। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं, ओके, फॉर्मल इंडक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या फॉलोइंग कंटेंट्स क्या क्या रहता है। यहाँ पे हम हिस्ट्री बताते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पूरा हम उसको ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ पे मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बताते हैं, फिलोसफीज के ऊपर बताते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यहाँ पे हम उसको पॉलिसीज बताते हैं, प्रोसीजर्स बताते हैं, रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बताते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, वर्किंग आवर ड्यूरेशंस, उसका वेलफेयर स्कीम्स, क्या क्या इंसेंटिव्स मिलेगा, सेफ्टी मेजर्स, जॉब सिक्योरिटी, ये सब आ जाता है फॉर्मल इंडक्शन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल इंडक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस।
तो फॉर्मल इंडक्शन मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे सब फॉर्मल प्रोग्राम्स होता है, हेल्प्स ए न्यू हायर इन एक्वायरिंग ए नॉन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वे में फॉलो करता है और उसको रूल्स रेगुलेशन पता चलता है। बट यहाँ पे चॉइस डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट गोल्स, यहाँ पे मैनेजमेंट गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। तो ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस रहता है, ट्रेनिंग हमेशा शॉर्ट टर्म रहता है, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म रहता है और एक स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड रहता है। स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड, यहाँ पे जॉब रिलेटेड स्किल्स और बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, स्पेसिफिक रहता है और शॉर्ट टर्म के रहता है। रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। ओके, डेवलपमेंट यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाता है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है। ये हो जाता है फ्यूचर ओरिएंटेड, फोकसिंग ऑन द पर्सनल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्स एट इम्प्रूविंग द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ टोटल पर्सनैलिटी को, एक इंडिविजुअल का एक टोटल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये एक ऑनगोइंग होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है, बट डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस एक ऑनगोइंग रहता है और हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होते रहता है। रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल मोटिवेशन, यहाँ पे रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल, यहाँ पे हमको ट्रेनिंग में तो स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड रहता है, बट डेवलपमेंट में यहाँ पे हम उनको मोटिवेट करते हैं। ओके, तो ट्रेनिंग प्रोसेस क्या क्या आ जाता है, तो हम 4 फेजेस में हम इसको देखते हैं। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रोसेस रहते हैं प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट प्रोस्पेक्ट में। ओके, तो ट्रेनिंग नीड्स और असेसमेंट, यहाँ पे हमको नीड असेसमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्यों ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट को फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग चाहिए। फिर हम ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं, ट्रेनिंग को डिज़ाइन करेंगे कि किस चीज़ के ऊपर डिज़ाइन ट्रेनिंग होगा, तो उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। फिर ट्रेनिंग डिलीवरी होगा, फिर हम ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉइज़ लोगों को। फिर ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको इवालुएट करेंगे, फिर आ जाता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है ट्रेनिंग प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में हम अगर देखेंगे तो एक इंडक्शन ट्रेनिंग है, जो कि हमने पढ़ा पहला ही। इंडक्शन ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, वेलकमिंग ओरिएंटेशन होता है। प्रोमोशनल ट्रेनिंग पे मतलब एक कोई प्रोमोट होके जा रहा है, मतलब कोई ए पोस्ट में है, वो इंक्रीमेंट होके बी पोस्ट में जाता है, तो बी पोस्ट में जाने के लिए भी उसको प्रोमोशनल, यहाँ पे प्रोमोशनल ट्रेनिंग मिलेगा, यहाँ पे उसको प्रोमोशनल ट्रेनिंग मिलेगा। रिफ्रेशर ट्रेनिंग में मतलब उसको एक पोस्ट में काम कर रहा है, सपोज बी पोस्ट में वो काम कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी के साथ भी उसको एडप्ट करना पड़ेगा। मतलब विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट ही हैव टू आल्सो इंक्रीज हिज ट्रेनिंग प्रोसीजर, तो उसको हमेशा वो टेक्नोलॉजी के साथ रिफ्रेश करना पड़ता है। इम्प्रूवमेंट टू एडेप्टेबिलिटी ट्रेनिंग, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, ट्रेनिंग से भी पता चलेगा। और उसके बाद एक होता है जॉब ट्रेनिंग मतलब कोई भी एक न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइन करता है तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जाना पड़ता है। तो जॉब ट्रेनिंग हम नेक्स्ट कभी कोई एक क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट, तो ट्रेनिंग नीड्स में हमको देखना पड़ेगा, ये प्रोसेस सब इम्पोर्टेंट है, ये एक प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस में आइडेंटिफाई, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स, पहले हमको नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग किस रिलेटेड हमको चाहिए। फिर एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम एक ऑब्जेक्टिव सेट्स करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर सिलेक्ट द ट्रेनिंग मेथड, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद किस चीज़ के ऊपर हमको ट्रेनिंग देना है, ऑब्जेक्टिव हो सेट हो गया। फिर हम ट्रेनिंग मेथड को चूज़ करेंगे कि कौन सा मेथड मेथोडोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रतीक्षा पूछना ट्रेनिंग प्रोसेस हार्ड रहेगा क्या? नहीं, ट्रेनिंग प्रोसेस यही है कि आपको पहले आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स फुलफिल करना पड़ेगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव सेटअप्स करना पड़ेगा,
फिर आपको मैथडोलॉजी, ट्रेनिंग मैथडोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट और डिलीवर ट्रेनिंग करेंगे। फिर आप उसका इवैल्यूएट करेंगे कि आपका ट्रेनिंग प्रोसेस ठीक में जा रहा है कि नहीं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो छोटा सा प्रोमो वीडियो, हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेस ला रहे हैं। ओके, एक छोटा सा प्रोमो वीडियो है। हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेस ला रहे हैं ऑन यूजीसी नेट मैनेजमेंट फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें हम आपको 300+ आवर्स लाइव लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपके लिए 15 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल मॉक लर्न टेस्ट भी रखेंगे। ओके, हम उसका ड्यूरेशन है उसका 6 मंथ और उसका प्राइस रेंज है 11,250। अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल करते हैं 20%, तो आपका प्राइस रेंज हो जाएगा 9,000 ओनली। ओके, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए पास है, तो प्लीज़ अवेल कीजिए, ये इस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।